घेरा दो। लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हम जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। काइनेमेटिक्स हो गई, उसके बाद अगला चैप्टर क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन। तो हम ये जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ। लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ते हो? इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज़ होती है? टेंडेंसी टू अपोज द चेंज। ठीक है, कुछ भी चेंज हो रहा है कि रेस्ट से कोई चीज़ मोशन में जाना चाहती है, मोशन से रेस्ट में जाना चाहती है, तो उस चीज़ का अपोज करना, उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया को मेजर कैसे करते हैं? किसी चीज़ में ज़्यादा इनर्शिया है या कम इनर्शिया है। अगर कोई ज़्यादा अपोज करे तो इसका मतलब उसमें इनर्शिया ज़्यादा है, कम अपोज करे तो इनर्शिया कम है। छोटे मास को हिलाना डुलाना चलाना रोकना आसान काम है, लेकिन बड़े मास को, एक बड़ा ट्रक है जो फुल्ली लोडेड जा रहा है, उसको रोकना मुश्किल काम है। एक ट्रेन है, उसे रोकना मुश्किल काम है। साइकिल जल्दी रुक जाएगी। ठीक है, तो बड़े मास का इनर्शिया ज़्यादा होता है, छोटे मास का कम होता है। तो इसी तरह से रोटेशन में इनर्शिया, मतलब कोई चीज़ को आप रोटेशन में लाना चाहते हो, उसके लिए मना करती होगी, मुश्किल पैदा करती होगी कुछ। कोई छोटा मास है वो आसानी से रोटेट हो जाता हो, कोई बड़ा मास है वो लेट रोटेट हो, या और भी कुछ चीज़ों में डिपेंडेंसी हो सकती है। मान लीजिए एक छोटा मास है इतना, उसे एक धागे में बांधा मैंने, इतने बड़े धागे में बांधा, ऐसे घुमा दिया, घुमा लोगे? अरे पत्थर बांध दिया धागे में ऐसे करके, घुमा दोगे ऐसे करके, ठीक बात है। लेकिन यही धागा 10 मीटर का हो जाए तो वही पत्थर लगा है, अब घुमा लोगे? नहीं, दो एक आदमी लगेंगे करने में। समझ रहे हो? तो मास वही है, लेकिन क्योंकि दूर हो गया एक्सिस रोटेशन से, तो फिर तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ों पर भी डिपेंडेंसी आती है। इतना बड़ा मास छोटे धागे में बांध दिया कि अब घुमा लो उसको, मुश्किल काम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो मास पे भी डिपेंडेंसी है, और मास कहाँ है इस बात पे भी डिपेंडेंसी है। ठीक है, चलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलते हैं। एक है कोई ऐसे रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी होती है तो वो बहुत डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलके बनी होगी। ठीक है जी, n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है रिजिड बॉडी ऐसी। ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट पूरी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं इस बॉडी में, क्या सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी? अरे ठीक है क्या? सबकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल सबका सेम है क्या? क्या जब मैं इसको ऐसे पूरा घुमा दूंगा ऐसे करके तो पूरी बॉडी, सारे पॉइंट्स तब तक एक राउंड मार चुके होंगे। जैसे मान लीजिए कि ये है ना, तो अगर मैं इसको इस वाली एक्सेस के अबाउट घुमाऊँ ऐसे, ठीक है, ऐसे दिख रही थी अभी, मान लीजिए इस पे तुमने कुछ कुछ पॉइंट मार्क किए कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ये बॉडी, तो ये मार्क किया, ठीक, ये मार्क कर लिया, सपोज ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, ऐसे करके। और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट घुमाना है मुझे इस बॉडी को। तो मैंने ऐसे करके घुमाना शुरू किया ओमेगा से, ये एक्सिस, और सारे पॉइंट दिख रहे हैं तुमको अभी सामने, ऐसे घुमाया, एक राउंड पूरा हो गया, सब वापस वहीं आ गए कि जहाँ से शुरू हुए थे। तो क्या सब ने सेम टाइम में सेम एंगल कवर किया है? तो सेम टाइम में सेम एंगल कवर कर रहे हैं, इसका मतलब सबका डी थीटा अपॉन डी टी सेम है, तो सबका ओमेगा सेम है, सही। लेकिन सबकी रेडियस अलग अलग है, कोई इतने रेडियस में, कोई यहाँ है, कोई इतनी कम रेडियस में, कोई इतनी दूर है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके लिए रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो रिलेट करता है लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से। तो हम कह रहे हैं एंगुलर तो सबकी सेम है सारे पॉइंट्स की, लीनियर भी सेम है क्या सबकी? क्यों सेम नहीं है? रेडियस अलग अलग है, सही है। तो सबकी रेडियस अलग अलग है। पहला वाला पार्टिकल ये मान लीजिए, तो इसकी जो स्पीड होगी क्या वो होगी v1 इज इक्वल टू आर वन ओमेगा। दूसरा वाला जो पार्टिकल है नंबर 2, उसकी स्पीड कितनी होगी? v2 इज इक्वल टू आर टू ओमेगा। तीसरा पार्टिकल ये, उसकी स्पीड v3 इज इक्वल टू आर थ्री ओमेगा। तो ऐसे डिफरेंट स्पीड होंगी सबकी, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीड होंगी सबकी, सही है, चलेगा। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहूँ, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले पार्टिकल की, क्या लिखूंगा? पहले वाले पार्टिकल का मास, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी, ऐसा।
ये हो गई पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो भाई एनर्जी होती है, वो रोटेशन की, ट्रांसलेशन की, उनकी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली है तो एनर्जी। चाहे आप रोटेशन की वजह से लिख रहे हो, चाहे आप ट्रांसलेशन की वजह से लिख रहे हो, एनर्जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से। ठीक है, हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा, m3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे सही। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, ऐड कर दूँ सबको, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर, हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर अप टू n, ऐसे करके हो जाएगी क्यों भाई? ठीक है, ओके। v1 की वैल्यू हाफ ऑफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ m3r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे हो गए, सबका ओमेगा सेम है, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो, अरे ठीक है, सही लग रहा है यहाँ तक? अगर ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ, हाफ ऑफ m v स्क्वायर। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, सही है। तो क्या लिखी जाएगी, हाफ ऑफ क्या, यहाँ पे कुछ तो लिखा जाएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर, सही है। अरे ट्रांसलेशन के लिख रहे हो, v वेलोसिटी लिख रहे हो, रोटेशन के लिख रहे हो तो ओमेगा लिख रहे हो, ट्रांसलेशन में मास लिख रहे हो तो रोटेशन में यहाँ कुछ लिखा जाएगा, वो कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आई के लिए रिप्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब ये जो सारा ब्रैकेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है, आई है ये। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही है। अब काइनेटिक एनर्जी आप चाहे रोटेशन से निकाल लो, चाहे ट्रांसलेशन से निकाल लो, वो तो एनर्जी है, उसको कोई मतलब नहीं है उस बात से। जिससे आसानी से निकल रही है उससे निकाल लो। हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर आसान लग रहा हो उससे निकाल लो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आसान लग रहा हो उससे निकाल लो, सही है। तो ये बॉडी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अगर इस पूरी बॉडी का मुझे आई पता होता तो मैं सीधे इसमें वैल्यू रखता, हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, जल्दी आ जाता। लेकिन मुझे ट्रांसलेशन से अगर निकालनी पड़ गई तो ये इतनी क्रांति मचानी पड़ेगी। एक एक पार्टिकल की लिखो, सबकी वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब क्या मुझे एक एक पार्टिकल की वेलोसिटी पता होगी इसमें, ठीक, भारी काम है निकालना। ठीक है भाई, तो कौन सा काम आसान है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। ट्रांसलेशन आसान लग रहा है तो ट्रांसलेशन में तो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, तब करता हूँ तो इसलिए आसान पड़ जाता है मुझे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर लिखना, सही है क्या। आई क्या चीज हुई तो यहाँ पे, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, जैसे कोई चीज़ ट्रांसलेशन करने से मना कर रही है, ऐसे कोई चीज़ रोटेट करने से कितना मना कर रही है, दैट इज उसका रोटेशन का इनर्शिया। फाइन, फॉर्मूले पे आ जाओ, क्या बनेगा, आई का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर। दोस्त दे r1 r2 r3 क्या है, रेडियस मतलब किसके, m1 का, m2 का, m3 का, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, सही। ओके, इकट्ठा करके एक बार मैं लिख दूं इसको तो क्या, समेशन ऑफ mi/ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n, ऐसा टाइप का कुछ लिखूंगा। सबको इकट्ठा करके लिख दूं एक बार तो ऐसा लिखूंगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर, जहाँ पे ri क्या है, ri इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास mi फ्रॉम, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ये बना फॉर्मूला जिसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले जाएंगे। सही है, ओके। जैसे कि करके देख लेते हैं एक छोटा सवाल। ऐसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, धागे में तुमने एक पार्टिकल बांधा ऐसा, उसका मास है m, r रेडियस के सर्कल में घुमा रहे हो तुम उसको, ये है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा होगा इसके अबाउट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया इसका? m r स्क्वायर। करेक्ट। ऐसे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, धागा बांधा है ऐसे, यहाँ पे एक रॉड, अब धागे का कोई मास नहीं है, रॉड ये है, रॉड की लेंथ है l, r लेंथ की स्ट्रिंग लगी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होगा बोल? कैसे? ये लेंथ का कुछ नहीं करना, अगर मैं यहाँ पे छोटे छोटे मास भी कंसिडर करूँ ऐसे, तो हर एक कोई कितनी डिस्टेंस पे होगा? आर पे होगा, हर एक कोई आर पे होगा। तो मैं सब जगह पे यहाँ क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। यहाँ भले ही m1 m2 m3 m4 लिख लूँ, लेकिन आर स्क्वायर लिखूंगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 सब मिला के क्या? रॉड का मास। तो कितना हुआ? I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो r लिया जाना है वो कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस मास की, ऐसा बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, चलिए सिचुएशन थोड़ी चेंज। एक मास पार्टिकल था ऐसे और एक मास पार्टिकल था ऐसे, आर, और ये रस्सी भी आर है, ऐसा है। कितना लिखोगे तो? 5 mr स्क्वायर। सही बात है, सही बात है, 5 mr स्क्वायर सारे सही है। ठीक है, एक सिचुएशन है भाई, लो ऐसे एक पेंडुलम ऐसे घूम रहा है ऐसे, एल लेंथ की स्ट्रिंग है, एम मास है, एंगल थीटा के कोनिकल पेंडुलम में घूम रहा है, ए ओ आर। सही, इस बार डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी भाई? ये वाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m l sin थीटा का स्क्वायर। सही है, तो I इज इक्वल टू m और l sin थीटा का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है जी। जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा वैसे वैसे रोटेशन टफ होता जाएगा, किसी भी चीज़ को रोटेट करना टफ होता जाएगा जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? m पे और r पे। तो अगर मास बढ़ेगा फिर तो I बढ़ता ही रहेगा और उतना रोटेशन टफ हो जाएगा। दूसरा, अगर मास नहीं बढ़ रहा, मास सेम है लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तब भी रोटेशन मुश्किल काम होता जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ थी, 1 किलोग्राम का मास था, एक धागा बांधा ऐसे और ऐसे घुमाना शुरू कर दिया रस्सी में, घुमा पाओगे ठीक बात है, लेकिन अगर इसी रस्सी को 2 मीटर कर दो, फिर 5 मीटर कर दो, फिर 10 मीटर कर दो, मुश्किल काम होता जाएगा इसे घुमाना। इसका मतलब मास तो वही है 1 किलोग्राम, लेकिन उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको घुमाना आसान काम है या टफ काम है। ठीक है, जिम बॉय, एक डंबल है तेरे पास, ठीक है, तो तूने उसे बीच से पकड़ा ऐसे और ऐसे करके घुमाना शुरू किया, ऐसे कर सकता है काम? तो यही काम तू रॉड से करके दिखा दे, उतने ही डंबल सेम किलोग्राम की 2 प्लेट यहाँ लगा और 5 फुट की रॉड ले ले, उससे करके दिखा देगा, काम कर लेगा? मुश्किल काम हो जाएगा। तो मास उतना ही है अभी भी जितना डंबल का मास है, लेकिन क्योंकि मास अब दूर हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसलिए उसे रोटेट करना मुश्किल काम है। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 मास, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब मास कहाँ है, पास है तो कम होगा, दूर है तो ज़्यादा होगा। तो मास पे डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, दो चीज़ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है।
ये हटा दूँ? देखिए डिस्क्रीट सिस्टम कौन होता है? जिसमें आप मास को अलग अलग देख सकते हो। जैसे कि ये आप इसमें मास को अलग अलग देख पा रहे हो कि मास, हाँ ये m है, ये वाला m है, इनके बीच में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस मास सिस्टम, कंटिन्यूअस मास जैसे हो गई रॉड या रिंग या डिस्क, उसमें हम अलग से नहीं बता सकते कि मास कहाँ पे है। वहाँ पे आपको लेने पड़ते हैं एलिमेंट, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये वाला जो है डिस्क्रीट, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा, I इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर, ठीक है। R का खास ध्यान रखना, R कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही। दूसरा, कंटिन्यूस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम नहीं चल पाएगा, उसके लिए क्या चलेगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होता है? छोटा m एलिमेंट लेना पड़ेगा dm मास का, तो वहाँ पे mi नहीं होगा, dm होगा। dm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और समेशन की जगह क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ मास विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास या कंटिन्यूअस मास। ठीक है भाई, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में ये दो फॉर्मूले हैं बस, ठीक है, और दो थ्योरम हैं, ठीक है। हम अवॉइड करते हैं कि हम इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, हम लॉजिक से करेंगे। अगर बिल्कुल कोई इमरजेंसी पड़ जाए फिर अलग बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इंटीग्रेशन पे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन सॉल्व होना भारी काम है, ठीक है। इसलिए दो थ्योरम होती हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उनके थ्रू हम काम करना चाहते हैं। मेंस के पेपर में ऑन एन एवरेज एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे टॉपिक में से एक क्वेश्चन, कई बार काफ़ी टफ भी हुआ है, बट नॉर्मली आसान ही होता है, जब फॉर्मूले आते हैं तो हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे चलो कुछ छोटे सवाल बता दो पहले। ऐसे 3 मास पार्टिकल रखे हुए हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, 2 किलोग्राम ईच। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, 2 मीटर, साइड 2 मीटर और 2 मीटर। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो अपने को पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट नंबर 1 जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 2 अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। जैसे बताइए। जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे? सब 2 मीटर है भाई, है ना, और सब 2 किलोग्राम है। बोल बोल, जेड एक्सिस कहाँ दिख रही है? ये है जेड एक्सिस, ऐसे, सही। तो अब ये कैसा सिस्टम है दोनों में से? डिस्क्रीट। मास एक जगह इकट्ठा दिख रहा है मुझे, रॉड होती सपोज कोई, फिर मैं लोकेट नहीं कर सकता ना कि ये इस वाली पोजीशन में कितना मास, इस वाली पोजीशन में कितना मास। डिस्क है सपोज है, तो मैं लोकेट नहीं कर सकता मास। तो ये कैसा हुआ? डिस्क्रीट, अलग अलग है, सारा मास दिख रहा है मुझको अलग। यहाँ से एक्सेस पास हो रही है, सही। मुझको फॉर्मूला ये वाला लिखना है फिर, ठीक है। 3 पार्टिकल हैं तो 3 लिखूंगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर। 3 पार्टिकल, 5 पार्टिकल तो 5 लिखता, n थे तो n लिख देता। तो पहला वाला पार्टिकल हो गया ये, उसकी बताओ किस एक्सिस के अबाउट निकल रहे हो? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी? ये जेड एक्सिस पे ही है,
तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। इसकी डिस्टेंस क्या है यहाँ से 2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा तो mr², तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर 2, तो कितना हो गया 8। फाइन, तो टोटल आई पहले वाले का हो गया 0, फिर हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर, अगले वाले का भी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, टोटल कितना 16। यूनिट क्या होती होगी, यूनिट क्या होती होगी बोल। किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसे करके। वाई एक्सेस बताओ, वाई एक्सेस इसका इसका वाई एक्सेस क्या अबाउट इस वाले पार्टिकल का 0, ये तो एक्सेस पे ही पड़ा बेचारा। ये कितना हो गया वही 8, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी इस बार, ये चाहिए भाई। तो ये मुझे तो पता नहीं कितनी होती है, क्या ये इसके बराबर ही होती होगी 1 मीटर, है ना। ओके, तो वाई एक्सेस के अबाउट कितना हो गया, पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 2 इंटू 2 स्क्वायर, और तीसरे वाले का 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अभी समझ रहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सही। एक्स के अबाउट, एक्स के अबाउट ये वाली एक्सेस है, तो इसका 0 और इसका 0, दोनों एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, तो ये चाहिएगी इस बार, ठीक है। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये h सपोज, तो h इज इक्वल टू 2 साइन 60 हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइन 60 कितना हो गया तो √3। अब बताइए पहले वाले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का 2 इंटू एच स्क्वायर कितना हो गया 6, सही। ओपी लाइन के अबाउट, ओपी लाइन हो गई ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो 2 तो इसी पे लाई कर गए, तीसरा वाला ये यहाँ पे, तो कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई, ये वाली। क्या ये और ये बराबर ही होंगे, सही है, तो कितने होंगे √3। तो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 2 इंटू एच स्क्वायर, और तीसरे वाले का 0, कितना हो गया 6, ठीक है। तो कोई भी डिस्क्रीट सिस्टम हो तो उसका किस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है, और अभी तक हम यही सीख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है भाई लोग। अब ये अगर कोई भी अलग लाइन दे दे कि मैं तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग बता दो, तो थोड़ा भारी काम हो जाएगा। और वाई इक्वल टू एक्स लाइन कितने पे जा रही होगी 45 डिग्री पे, और ये जो ओपी लाइन है ये 60 पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी उससे। तो ऐसा करके टफ होता रहेगा कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। चलिए रोटेशन समझो कैसे कैसे है। जेड एक्सेस के अबाउट तुमको ये बना के दे दिया किसी ने, ऐसा 3 रॉड लगा दिया ऐसे मासलेस, और 3 पार्टिकल लगा दिए, जेड एक्सेस के अबाउट कैसे रोटेट करेगा ये है एक्सेस, कैसे करेगा ऐसे रोटेट करेगा पूरा सिस्टम, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, सही है। वाई के अबाउट ऐसे, एक्स के अबाउट, अच्छा ओपी लाइन के अबाउट ये, सही। एक्स के अबाउट और ओपी लाइन के अबाउट सेम आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों आया सेम, सेम कहाँ है, रोटेट करना सेम काम है, क्या रोटेशन सेम काम नहीं है। ध्यान से देखो, एक्स के अबाउट 2 पार्टिकल तो ऐसे बैठे हैं, और तीसरा वाला यहाँ पे है ऊपर, और ऐसे रोटेशन चल रहे हैं करके। अब ऐसे कर लो या फिर ऐसे करके और ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो रोटेशन तो सेम ही है ना, ठीक है ना। इसके अबाउट अलग काम है, 2 पार्टिकल घूम रहे हैं ऐसे करके, ठीक है ना। इसके अबाउट डिफरेंट है, क्योंकि इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल गई, पहले एक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम थी, एक दूर था। इसके अबाउट दोनों इक्वली लोकेटेड है सेम डिस्टेंस पे। तो ये समझना है मुझको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बोले डन है, यहाँ तक आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं भाई। तो
अगर डिस्क्रीट हुआ कभी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए, बस क्या है तो हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कंटिन्यूस टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक। रॉड है एक, यूनिफॉर्म मास, एल लेंथ की एक रॉड है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है इसको, ये एक्सिस है, नाम दे देते हैं कुछ एक्सिस का वाई वाई डैश, ऐसा इसके अबाउट निकालना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मास कैसा हुआ? कंटिन्यूस मास हुआ। कंटिन्यूस मास इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, तो अपने को चाहिएगा यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट, तो हमने लिया भाई यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट, ये वाई एक्सिस के अबाउट जब ये घूमेंगे तो ये वाली तो हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई रॉड, कैसे घूम रही होगी? तो ऐसे करके घूम रही होगी पूरी रॉड, ठीक है, मतलब यहाँ पे हो गई ऐसे, ऐसे ऐसे चल रही होगी, ठीक। तो मैंने छोटा मास लिया यहाँ पे, किस रेडियस के सर्कल में चल रहा होगा? ये तो वेरिएबल है, सही। ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे dx लेंथ का हुआ, मास पर यूनिट लेंथ कितना है? m अपॉन एल इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या dm बन जाएगा, छोटे एलिमेंट का मास। ये बात समझ में आ गई? ये तो सेंटर ऑफ मास में कर लिया था काम ने। dm इज m अपॉन एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, ऐसे करके निकलता है, 2D का निकलता है। और 3D एलिमेंट हो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, करेक्ट। तो ये लेंथ है तो लेंथ ले लिया। अब फॉर्मूले पे आ जाइए, आई के लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाता है? इंटीग्रेशन dm लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है साथ में? और क्या चीज़ होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए इस वाले एलिमेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है एक्सेलरेशन से? तो क्या लिखूंगा? अब कर लो भाई इंटीग्रेट, m अपॉन एल इंटू डी एक्स, है ना, इंटू कौन? एक्स स्क्वायर, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो कितना हो गया? m अपॉन एल, ये कितना हो गया? एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 टू l, m l स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा कि, ठीक है क्या? सही। चलिए दूसरा बता दो, तो यहाँ से एक एक्सेस पास हो रही है ऐसे, z एक्सेस, z डैश, तो i अबाउट z डैश कितना होगा? यह है y डैश, z डैश से कितना होगा? और ये एक एक्सिस है x डैश, एक्स वाई जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर होती हैं तीनों, ठीक है ना। तो पहले वाला केस क्या है कि ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, और अभी कौन सी एक्सिस रोटेशन? ये है, तो कैसे घूम रही होगी? ऐसे, यहाँ पे तो क्या ऐसे घुमाना और ऐसे, ना तो मास बदला ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदला, पहले भी यहाँ से पूरा एल लेंथ तक बिखरा हुआ था मास यूनिफॉर्मली, और जब ऐसे कर रहा हूँ तब भी यूनिफॉर्मली वहीं तक बिखरा हुआ है, सेम होना चाहिए क्या? इंटीग्रेशन से देख लो, तब भी यही एलिमेंट लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स के लिखोगे तो क्या सेम रहेगा, तो कितना रहेगा? ml स्क्वायर बाई 3। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सही। एक्स डैश के अबाउट, एक्स डैश के अबाउट कोई भी छोटा एलिमेंट लोगे अगर, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस भी पड़ी है भाई पूरी रॉड, ठीक है, तो कितना हो गया? 0, सही है, ओके। चलिए यही एक्सिस अगर पास हो रही होती यहाँ से वाई डैश, तो बताओ अब गेम बदल गया है क्या? इस रॉड को यहाँ से घुमाना और यहाँ से घुमाना सेम बात नहीं है, ठीक है ना। किसी को लग रहा हो सेम है तो भारी सी रॉड लेके देख लेना एक, ठीक है, ऐसे घुमा लेना उसे, ऐसे घुमा लेना, ठीक भाई। तो सेम बात नहीं है, सेम बात नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आता हो तो कैसे कैलकुलेट करूं? बोलो अलग, इंटू 2 कर दो, लेंथ को l/2 एक साइड ले लूं, और वो वाला हो गया ml स्क्वायर बाई 3 वाला हो गया, l की जगह l/2 रख दो और उसका डबल कर दो, बहुत बढ़िया, सही बात है, लॉजिक बढ़िया है बट और मतलब परमानेंट मेथड कुछ
इंटीग्रेशन ही है परमानेंट, और क्या है? छोटा एलिमेंट लोगे, उसकी डिस्टेंस लिखोगे एक्स डिस्टेंस dx, यही सब लिखा जाएगा। क्या गेम बदलेगा? बस लिमिट बदलेगी बस। पहले आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे? यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे थे लिमिट लेके, अब कहाँ से कहाँ जाओगे? इधर से उधर, यानी कि -L/2 से L/2। मैं सीधे इस वाली लाइन पे लैंड कर जाता हूँ, इंटीग्रेशन m/L x² dx और लिमिट -L/2 से लेके L/2 तक। ठीक है, वो लॉजिक भी बढ़िया है कि आधी रॉड का निकाल लो कितना होता है, वो तो एंड के अबाउट ही है ना, तो उसका तो mL/2 का स्क्वायर अपॉन 3 आना चाहिए, लेकिन मास भी आधा होना चाहिए फिर m/2। ठीक है जी, और फिर बाकी जो आधी रॉड है वो डबल कर दो दोनों मिला के, उतना आ जाना चाहिए, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा? m/L x³ और लिमिट रखी जाएगी भाई -L/2 से L/2। सॉल्व करोगे कितना आना चाहिए? 12 हो गया। ठीक है, ये हैं रटने वाली चीज़ें भाई। 21 एक्सिस के अबाउट कितना होता है? सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट mL²/12 होता है, और एंड से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट mL²/3 होता है। किसके अबाउट 0 होता है तुम देख लो, एक्स डैश के अबाउट 0 है, क्योंकि पूरी रॉड एक्सिस में है। एक्सिस अगर रॉड की एक्सिस के साथ ही अलाइंड है फिर तो 0 है। ठीक है, चलो अब लो नई वाली एक्सिस है, ऐसे है, ये एंगल है थीटा, मास m, लेंथ l, और ये है एक्सिस। ऐसे है भाई एक्सिस, कैसे हो गई? ऐसे है, और ये एक्सिस है, कैसे घूमेगी? तो ये एक्सिस है, ये रॉड है, ऐसे कैसे घूम रही होगी? ऐसे है ना, ऐसे। ठीक है, बताइए कितना होना चाहिए, कैसे लोगे? सबसे पहले तो ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वो दो रखे हैं, कौन सा लगाओगे? कंटिन्यूस मास। कंटिन्यूस मास क्या करते हैं? कंटिन्यूस मास के लिए छोटा एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, छोटा एलिमेंट लीजिए भाई, ये ले लिया छोटा एलिमेंट, dm मास का एक छोटा एलिमेंट ले लिया, इसकी कुछ ऐसी वाली लेंथ dx होगी। अगर इसको dx ले रहे हो तो भाई फिर ये लिखोगे कि x के अलॉन्ग dx होता है, r के अलॉन्ग dr होता है, सही है, ऐसा करके x लिखोगे। फाइन, अब मैं इस छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखूंगा di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं लिखूंगा dm इनटू क्या? ये डिस्टेंस चाहिए होती है एक्सिस से परपेंडिकुलर वाली, ये कितनी हो जाएगी? x साइन थीटा। तो यहाँ साथ में क्या लिख दूँ? x साइन थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेट, तो I इज इक्वल टू डी की जगह क्या लिखोगे दोस्त? dx x² साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो जरा, m/L कांस्टेंट है, चाहे तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, थीटा सेम रहेगा क्या सबके लिए? तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दो, अंदर कौन बचा? x² dx। कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई? 0 से लेके L तक जाएगा, तो हो गया, तो वही हो गया पुराना गेम। तो कितना हो गया? mL²/3 और साथ में साइन स्क्वायर थीटा इज I। लो ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब रॉड कहाँ आ गई? ऐसे, और यही एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो I इज इक्वल टू, हाँ हमने पहले भी निकाला है, 0 होता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब कितना होगा? मतलब रॉड कहाँ गई? ऐसे, ऐसी रॉड का निकाला है क्या हमने? ये निकाल रखा, कितना होता है? mL²/3। सही आ रहा है तो ठीक है। तो मुझे कोई बोलेगा कि 45 डिग्री पे है, तो भाई मैं फिर बता दूंगा 45 पे कितना होता है। ठीक है जी, तो रॉड के ये 3 वेरिएशन अपने को आने चाहिए, एंड के अबाउट, सेंटर के अबाउट, और एंगल पे है तो कितना होगा। और अब तुमसे कोई कुछ और भी चीज़ें पूछेगा तुम बता पाओ। कोई कह रहा है यहाँ से पास हो रही है भाई एक्सेस L/4 से, -L/4 से 3L/4 तक लिमिट रख दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे कुछ भी रैंडम पूछा तो मैं बता पाऊंगा, और बाकी ये 3 याद होने चाहिए मुझको। सेंटर से mL²/3 और एंड से, सॉरी, सेंटर से mL²/12, एंड से mL²/3, एंगल पे है तो mL²,
साइन स्क्वायर ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा। सही है। बाकी कोई कुछ पूछिएगा तो मैं निकालूंगा फिर, ऐसे तो पता नहीं कितनी एक्सेस हो जाएंगी, मैं क्या करूं भाई, इनका सारे थोड़ी रट पाऊंगा। ठीक है, आगे चलें। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, या चलो रॉड का करते हैं, मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म रॉड होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म रॉड। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है भाई, हाँ, ऐसा दे रखा है मुझको कि इसका जो मास डेंसिटी है लैम्डा, दैट इज लैम्डा नॉट x²/L², ये है लीनियर मास डेंसिटी, ऐसी दे रखी है। इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछा है, y ऐसा पूछा है भाई। लैम्डा नॉट L3/5 यूनिट सही है। यस सर, ठीक है। चार रॉड हैं ऐसे। L², यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लोगे DM मास का, वो DM मास का एलिमेंट कहाँ है ये बताओगे, x लेंथ पे dx लेंथ का एलिमेंट है, वो कितना होगा लैम्डा dx, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे इंटीग्रेशन dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dm को क्या लिखोगे लैम्डा dx x², और इस बार लैम्डा को बाहर नहीं ले पाओगे, है ना, m/L को तो बाहर ले लेते थे, लैम्डा वेरिएबल है तो लैम्डा नॉट x²/L² इंटू x² इंटू dx, तो लैम्डा नॉट अपॉन L² को बाहर ले पाओगे क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये कितना हो गया x⁴ dx, लिमिट 0 to L कितना हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन L², क्या इसे सीधे L⁵ 5/5 लिख दूँ,
सॉरी 4 5 x पर 5/5 लिमिट रख दी, ऐसा 2 कट जाएंगे 3 बचेंगे, लैम्डा नॉट L³/5, ऐसा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कर पाए हो तुम ये? बढ़िया। एक्स के अबाउट, यहाँ के अबाउट लिखना चाह रहा हूँ, तो 4 रॉड है तो मैं 1 2 3 4 मान लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, तो एक्स एक्सिस के अबाउट लिख रहा हूँ। पहली रॉड का कितना हो जाएगा? कार्तिक कहाँ चल रहा है भाई तू? क्या कर रहा है अभी? कहाँ खो गया तू? पहली रॉड का कितना हो जाएगा? ये चल रहा सवाल। 4 रॉड है, 1 2 3 4, पहली वाली रॉड का 0 0, 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, पहली का 0। दूसरी वाली रॉड एंड के अबाउट होगा इसका, ऐसे घूमेगी ना यहाँ पे, एंड के अबाउट कितना होता है? ml², इसका कितना होगा? ml², इसका कितना होगा? क्या ये सारी डिस्टेंस बराबर है? कितनी है? l। सबसे पहले किया था ये एग्जाम्पल, सबसे पहले ये रॉड थी, सॉरी यहाँ पे रॉड थी और 2 रस्सी थी ऐसे करके, कितना था वो? mr², ये m थी, तो हर एक dm मास कितना है? तो mr²। आर्क की जगह क्या लिखा हुआ है इस बार? l, तो कितना हो जाएगा? ml²। सही है, तो देखिए फर्स्ट वाली रॉड का 0, दूसरे का ml²/3, तीसरे का ml², चौथे का ml²/3। समझे क्या? y के अबाउट भी सेम ही काम है क्या? y के अबाउट फोर्थ वाले का 0, ठीक है, अलग ही लिख देता हूँ, चलो y के अबाउट, हाँ पहले वाले का ml²/3, दूसरे का ml², तीसरे का ml²/3 और चौथे का 0। ठीक है, जोड़ वोड़ तो लो गई तुम। z के अबाउट हाँ कैसे? इसका और इसका ml²/3 हो गया, ठीक है। कैसे ml² हो गया इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी? सारे पॉइंट्स की? कर भाई, उसे भी कर। ये समझ गए? सिंपल काम है। तो चलो y = x कर लो। तो पहले y = x लाइन के अबाउट, तो कैसा हो जाएगा? ये हो गया फ्रेम, y = x लाइन यहाँ से पास होगी ऐसे, इसके अबाउट चाहिए 4 रॉड का, सही, सारे एंगल 45 है ये वाला, तो ये कैसा हो गया? ये उस तरह का हो गया ऐसे, और ये वाला रॉड ऐसे हो गया एंगल 45। तो इसका कितना हो गया इस वाली रॉड का? ml²/3 sin स्क्वायर 45, तो ml²/6, तो इसका ml²/6, इसका भी ml², इसका भी और इसका भी ml²/6, तो सबका ml²/6, तो 2 ml²/3 ऐसा, सही है। z के अबाउट ऐसा फ्रेम है पूरा, ये है z एक्सिस, बाहर की तरफ आते हुए ऐसे, तो 1 2 3 4, तो i पहले वाले का कितना होगा? ml²/3, और चौथे का भी इतना ही होगा। 2 का कितना होगा वो देखना मुझको। सही, कैसे करूं? जब पढ़ा नहीं है आज तक, ये वाला सिस्टम तो नहीं पढ़ा मैंने, क्या करूं? तो हाँ, इसके बाद ऐसे घूमेगा पूरा, समझ गए हो? ये करके बताऊं? बोलो। इसका तो नहीं पढ़ा ना मैंने ऐसा, तो एलिमेंट लो, नहीं पढ़ा तो एलिमेंट लो भाई। ये वाले डिस्टेंस ये कहाँ पे है? एक्स पे है सपोज, ये कितने का है? dx का है, इसका छोटू मास dm है, ये लेंथ कितनी है? l है, तो ये कितनी हो गई? l²
क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? ये रही एक्सिस, क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे? कर दो तो भाई। आई टू रॉड का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी एम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, वो कितनी है? एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हो गया। डी एम की जगह क्या रखोगे? एम बाई एल डी एक्स, और साथ में हो गया भाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो बाहर निकाल दोगे, एम अपॉन एल, इंटीग्रेशन ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक? एक्स में लिमिट चल रही है तुम्हारी, तो जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू एल तक की लिमिट। क्या इसका भी सेम होगा? बोलो। आसान तरीके भी हैं वैसे निकालने के, बट हमने पढ़े नहीं है अभी। थ्योरम जो होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जेड का आएगा? पैरेलल वाला कैसे हो जाएगा? सेंटर के अबाउट निकाल लूँ, सेंटर के अबाउट निकाल के शिफ्ट कर दूँ। हाँ, सेंटर पे कैसे निकालोगे? जो सेकंड वाला है उसकी पोर्ट की तरह ही है, बस वो एल इसकी दूरी पे है, तो हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय 3। नहीं, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब ऐसी कुछ हाँ हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक कह रहे हो, बट जो बोल रहे हो वो गलत है। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से शिफ्ट नहीं करूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। ठीक है, वो जब पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, बट चलो अभी के लिए नहीं पढ़ा है तो इंटीग्रेशन से आना चाहिए भाई, कहीं से कुछ तो आना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका और इसका अगर जोड़ दूँ तो ये वाला आ जाएगा, ये होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी कर पाएगा दोस्त? तो ये आ गया 2 का, और इसी तरह आएगा 3 का, और पहले के ये रखे दोनों टोटल जोड़ देगा। ठीक है, आंसर कैसे कंफर्म होगा? दिस प्लस दिस मिला के जो आंसर आएगा वो आना चाहिए जेड के अबाउट। बोलो, समझोगे? ठीक है, चलो ये सारा कार्यक्रम हो गया भाई रॉड का कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो एक सिचुएशन बता दो, टाइम नहीं है ज़्यादा अपने पास। ये है और ये रॉड है, ऐसे मास एम लेंथ एल। ध्यान से देख ले। हाँ, माइनस एल बाई 2 से, माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2, आधा आधा। हाँ, अरे आंसर बता दो मुझे तो। बाई 12 समझ रहे हो क्यों है? जब ऐसे ले रहे थे तो एंड के अबाउट था, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आया था, साथ में ये चिपक गया था और आके साइन स्क्वायर थीटा। अब मिड के अबाउट कर रहे हो, तो अगर एंगल थीटा 90 हो जाए तो क्या ये नॉर्मल ये वाली सिचुएशन नहीं हो जाएगी? उसका इस सिचुएशन का कितना होता है? एम एल स्क्वायर बाई 12, तो थीटा 90 रखो तो एम एल स्क्वायर बाई 12 आना चाहिए। तो जब भी एंड के अबाउट होगा तो उसमें जो फैक्टर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 का आएगा, और सेंटर के अबाउट होगा तो फैक्टर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 का। ठीक है क्या? ऐसा। ठीक है, चलिए। एम बाई 2